परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जोड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका यह अपना यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय मूल्यों के प्रबल पक्षधर तुलसी भवन के मानद महासचिव आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी की कल्पना का मूर्त रूप है। विगत 26 सितंबर को तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में कथा मंजरी तथा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मानद महासचिव प्रसेनजीत तिवारी जी ने की तथा संचालन साहित्य समिति के सचिव डॉक्टर अजय ओझा जी ने किया, जबकि स्वागत भाषण तुलसी भवन के कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रसन्न वदन मेहता जी एवं धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती वीणा पांडे भारती जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रकवि दिनकर जी के चित्र पर सामूहिक पुष्पार्पण से हुआ। कथा मंजरी के इस मौके पर विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 16 कहानियों का पाठ किया गया। उन 16 कहानियों में मैं इसके प्रथम भाग में 6 कहानियों को ले रहा हूं जो लघु कथाएं हैं। इसके दूसरे और तीसरे भाग में अन्य कथाकारों के द्वारा सुनाई गई उनकी आवाज़ में उनकी कहानियों को प्रकाशित किया जाएगा। तो आइए आगे की तस्वीरों की ओर चलते हैं। आप इस तस्वीर में विभिन्न अखबारों में जो इस कार्यक्रम का समाचार आया उसकी आप छवि देख रहे हैं। आप इस तस्वीर में दाहिने बाएं से बैठे हुए प्रसेनजीत तिवारी, प्रसन्न वदन मेहता और डॉक्टर अजय ओझा जी को देख रहे हैं। अजय ओझा जी ने संचालन करते हुए अपना प्रारंभिक वक्तव्य दिया, उसकी एक झलक आप देखें और सुनें। आज के कार्यक्रम में औपचारिक स्वागत भाषण के लिए गाजीपुरी जी ने कैलाशनाथ गाजीपुरी जी ने दिनकर के साहित्यिक यात्रा पर आधारित वक्तव्य को पढ़ा। राजधानी को देकर जन्म 23 सितंबर 1908, निधन 25 अप्रैल 1974। राजधानी को देकर अंततः राष्ट्रीय धारा के कवि थे। इसके अलावा वह प्रगतिवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। उनकी कविताओं में जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों की अभिव्यक्ति हुई है। उनका प्रबंध काव्यपूर्ण से अत्यधिक चर्चित हुआ। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने अनेक विचारपूर्ण निबंध भी लिखे हैं। प्रमुख रचनाएं मनुका, हुंका, कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिपति, उर्वशी, हारे को हरिनाम काव्य, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, मुक्ति की ओर, निबंध संग्रह इत्यादि। आदरणीय प्रकाश मेहता जी ने दिनकर पर लिखे अपने वक्तव्य को पढ़ा और साथ ही स्वागत भाषण भी दिया। आप उनकी आवाज़ में ये स्वागत भाषण सुने। प्रधानमंत्री के बातों में और अपने प्रसिद्ध राष्ट्रकवि
रामधारी सिंह दिग्गज जी की जयंती का जो ये सप्ताह चल रहा है, इस अवसर पर इस सभा कक्ष में उपस्थित संस्थान के माननीय महासचिव प्रसन्नजीत तिवारी जी, साहित्य समिति के अजय ओझा जी, अन्य शहर के गणमान्य साहित्यकार हिंदू भगिनी, आप सबका इस अवसर पर हृदय से आभार स्वागत करते हुए उस महामानव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिसने इस राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए जिनका चित्र के समक्ष हम सब यहाँ पुष्प अर्पण करने वाले हैं। क्षमा शोभती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरज हो और ग्रंथहीन क्या विषयहीन जो नित जिन्हें शरण हो। इस देश की मर्म को समझा, इस देश के वायुमंडल को समझा और उस परिस्थिति में इस महाकवि का जन्म हुआ और उस जनमानस के अंदर में सोई हुई जनमानस के अंदर में एक क्रांति, एक ओज, एक तेज, एक कथन, राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद, ऐसी कई रचनाएं आपने प्रस्तुत की। राष्ट्रपति और भी कई प्रकार की रचनाओं से देश के जनमानस को जोड़कर इन्होंने नई ऊर्जा और नई चेतना दी। उसको पुनः स्मरण करते हुए और महाभारत के जो पात्र है अपने कर्ण, काम का जो मूल महत्व क्या होता था वो उसका छोटी छोटी पंक्तियों में उन्होंने कहने का प्रयत्न किया। उसको इन शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कि जो नर आत्मदान से अपना जीवन घटता है वही मृत्यु के मुख में भी पलकर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियारा, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। इस जीवन के अर्थ को, इस जीवन को सार्थक कर गए भारत माता के चरणों में अपना जीवन सर्वस्व अर्पण करने वाले ऐसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिग्गज जी को याद करने के लिए और कई प्रकार की हम कहानी की रचनाओं के साथ आज सब हम यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस संक्षिप्त लेकिन इस बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आगे अदा कर पाएंगे। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया, सुने। बीच में हम इसीलिए रुके थे, एक नया प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अभी भी सफल कितना है पता नहीं, अजय जी नहीं कर पा रहे हैं उसको पेज में शेयर। लाइव हम लोग इस कार्यक्रम को ट्राई कर रहे हैं कि लाइव इसको ले जाए। 2-3 प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ध्यान में जहाँ उस समय तो बीच में बोल रहा हूँ, गजेंद्र जी लिखते भी रहते हैं उसमें। तो हम सब जब तुलसी भवन का एक अपना पेज चालू किए और उस पेज पर अधिकतर अपने जो कार्यक्रम है उसको हम सब पोस्ट कर रहे हैं। आगामी योजना हम सब की ऐसी भी है कि हम सब अपना निजी भी रिकॉर्ड करेंगे, उसको उसमें पोस्ट करेंगे। अपने तुलसी भवन की वेबसाइट भी बंद रही है। इसके पीछे योजना ये है और हम सबों को ध्यान में होगा कि जो आगे चलकर लगाया अभी भी हो रहा है उसमें ध्यान दीजिएगा। जो पोस्ट हो जाता है तो समझना है कि जब कोई पेज पर आ गया तो एक पुस्तक के रूप में छप गया। जैसे पुस्तक हम सबों की छपती है, विश्वान छपते हैं, तो वो वैसा ही जब हम इसको ऑनलाइन या इसको इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक में अपने पेज पर, तो इसमें पुस्तकाकार रूप हो जाता है और वो ज्यादा आसानी से उपलब्ध है। हम पुस्तक जब आगे छापेंगे, प्रिंट होगा, कितने लोगों तक पहुंचेगा तो फिर पढ़ेंगे दोनों में। लेकिन जब ऑनलाइन कंटेंट में चल जा रहा है तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और जब हम मौका मिलता है तो उसको देख सकते हैं। इस कारण से थोड़ा आग्रह होगा, बार-बार मैं भी लिख रहा हूँ और विजय लिखते हैं। मेरा ख्याल यहाँ तो इतना पहुंचे तो हम लोग सबको उस तुलसी भवन वाले साइट को सब्सक्राइब कर लिए ना, कि दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत हम तो कर लिए उनको सब्सक्राइब करने में दिक्कत तो सब ठीक है। अच्छा आगे नहीं हो तो बड़े किसी में क्या करके जाएंगे, जितना जिसका नहीं हुआ हाँ। तो जो दूसरा उसमें आगे बोल रहे हैं उसमें आग्रह है मेरा, अनुरोध है। तो क्या है कि जब उसमें हम लोग पोस्ट कर रहे हैं अभी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग 1-2 प्रयोग आज किया है उसको, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी।
ऑडियो क्रिटिकल ट्रस्ट हम लोग बनाने का प्रयत्न किए थे, परंतु अभी आज सफल नहीं हो पाए हमको। लेकिन ध्यान में है कि लाइव अगर हम लोग कर रहे हैं तो लाइव क्वालिटी अच्छी जा रही है। तो करें कि लाइव अभी भी हम लोग साहित्य समिति वाले पेज से नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिख रहा है लेकिन उससे जब शेयर कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो वो प्रयास हम सभी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेजेंट भी डालेंगे तो मेरा है कि अधिकतर लोग हम सभी जाकर जरूर उस पेज को लाइक करें। लाइक करने के बाद में थोड़ा भी देखें और जिनके पास समय हो, क्षमता हो, उस पर हम अपना कमेंट करें। जब कमेंट जो करते हैं उसको बराबर रखें, हम सब भी कमेंट करें, मिनिमम हल्का भी, और कोई विस्तार से कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जैसे हम लोग समीक्षा ही नहीं कर रहे हैं तो इस बार मेरा रोज रहेगा, जब समीक्षा हम लोग कहानियां डालेंगे तो उस कहानी पर समीक्षात्मक सबकी जिम्मेदारी लगाइएगा और कमेंट में वो लंबी समीक्षा है। और अपने दोस्तों का क्या होगा, जब हम ज्यादा बार हम लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तब वो पेज क्या होता है, पेज विजिबल होता है दूसरों को ज्यादा। और जब ये सब हम इसमें सफल हो जाएंगे तो इस पेज को हम सब मैं ही कुछ 7-8 साहित्यिक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ, तो उनमें भी हम इसको शेयर करेंगे लाइव में। आज नहीं कर पा रहे इसलिए मैं उनमें नहीं कर रहा हूँ, तो बाद में जब हम करेंगे तो पूरे भारत भर में दिखेगा। भारत भर का विश्व की संपत्ति हो जाती है ऑनलाइन जाने पर। तो लेकिन क्या उसमें हरदम जाना, मिनिमम में काम करना, तो खूब फुर्सत नहीं हो जाना, लाइक करना, कुछ नहीं तो ऐसा दबाना या वो आजकल आता है ऐसा, तो कुछ नहीं करें उतने जरूर करें। और जो उसमें से कमेंट कर पाए तो कमेंट करेंगे तो वो पेज भी हम लोग जब डिलीट करेंगे तो सफलता है तो बाद में दूसरे के लिए आता है। और समझिए उसमें जितनी बातें हम लोग करेंगे, ये नहीं होता तो रिकॉर्डिंग सिस्टम खड़ा हम लोग अपना करेंगे। अगर ये नहीं सफल होगा तो हम लोग सभी लोग रिकॉर्डिंग करके बाद में प्रेजेंटेशन भेजेंगे, प्रेजेंटेशन को पूरा का पूरा अपलोड करेंगे हम लोग अपने साइट में। हम लोग हमारी जितनी रचनाएं हैं अब ऑडियो और वीडियो के रूप में रहेंगी, पुस्तक के रूप में छपे या नहीं छपे। तो ये इस कारण से हम लोग इस हैं गति में और सबका सहयोग उसको अपेक्षित है। जैसे पिछली बार कहानी हम लोग अच्छे से नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे तो उसमें बाद में 2-3 मौका आ गया था, लेकिन सभी नहीं कर पाए थे। तो इसमें भी आज भी हम लोग जितने लोग पढ़ेंगे सबसे अनुरोध रहेगा कि उसको हम लोग बाद में घर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद में अजय को भेज देंगे, अजय जी को भेजेंगे, फिर वो अपने को भेजेंगे तो हम लोग उसके बाद में ऑनलाइन करेंगे। तो मेरा आग्रह है वो जब भी सभी लोग जाएं विजिट करें, थोड़ा देखें, अपने पेज पर शेयर करेंगे तो और उसको अच्छा रहेगा। इस भाग में जिन लघु कहानियों को लिया गया है उन कहानियों और कथाकारों का नाम इस प्रकार है: नीता सागर चौधरी, जैसे को तैसा, कैलाश नाथ गाजीपुरी, अपनों का दर्द, निवेदिता श्रीवास्तव, आम का दाम, आरती श्रीवास्तव, उम्मीद, ब्रजेंद्र नाथ मिश्र, पश्चाताप का ताप और सरिता सिंह निरुत्तर शीर्षक कहानी। तो आप कहानियों के इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं और आप सुने नीता सागर चौधरी जी की कहानी जैसे को तैसा, उन्हीं की आवाज़ में। मेरे साहित्यिक बच्चों वाले भी मंच पर आते हैं, मेरे वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है जैसे को तैसा। मुझे घर से नहीं निकालो प्रभु, मुझे घर से नहीं निकालो प्रभु, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती हूँ। संतोष को मैंने बड़ा यत्न से पाला है, इसे बुढ़ापे में मुझसे जुदा मत करो। मुझे तुम लोगों के साथ रहना है। वर्षों से साथी देवी फूट फूट कर रो रही, बेटा मुझे वृद्धाश्रम मत दो। आज साथी देवी की आंखों के सामने आपसे 3 साल पहले घूमने लगा तो उन्होंने अपने सासू माँ को अपने साथ घर में रखने से इनकार कर दिया था। तब संतोष मात्र 5 साल का था। शादी से बहुत लगाव था। जिस दिन सासू माँ वृद्धाश्रम गई तब संतोष बहुत रोया था, पर साथी ने भी पेट न सुनी और उसको वृद्धाश्रम भेज दिया था। आज अपनी वाली थी, जो बोएगा वही तो काटेगा। यह बात सत्यवती सो रही थी। संतोष को मुझे करना चलेगा तय हो गई है। आप कैलाश नाथ गाजीपुरी जी की कहानी सुने
शीर्षक है अपनों का दर्द। इसके बाद से आज के सामाजिक परिदृश्य में एक ऐसा बदलाव आया है कि संरक्षण कराने की परंपरा सी बन गई है। जैसे स्वास्थ्यकर्ता, आर्थिक संपन्नता, समाज में सर्वोपरि प्रदर्शित करना, अपने आप में एक अलग पहचान बनाना इत्यादि के सारे गुण आज के निजी जीवन के तथा सामाजिक जीवन में अपने को अलग पहचान बना देना, यह सामाजिक दिनचर्या का अंग सा बन गया है। इसके अलावा आज के हर निजी रिश्ते इससे छूटे नहीं रह गए हैं। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करे कि मैं वैवाहिक जीवन नहीं जी रहा हूँ तो वह असत्य जीवन में आधार है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, एक चौराहे पर बिजली के खंभे के ऊपर तार में प्रवाहित बिजली पर दो कौवा प्रातः बेला में बैठकर अपनी दिनचर्या की बातों में लीन था। अकस्मात के कौवे को पैर लग जाता है, तत्काल नीचे जमीन पर आ गिरता है। दूसरा साथी निसहाय एकदम देखते हुए अपनों से मदद की गुहार करता है। देखते देखते उसके अनगिनत साथी उसकी सहायता हेतु घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, जिसे देख जनमानस की भीड़ लग जाती है। अगर किसी व्यक्ति नजदीक जाने की कोशिश करता है तो उन लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। इन बातों को देखते हुए उपयुक्त स्थान पर क्रिया की प्रतिक्रिया होने लगती है। यह वर्तमान समय में होना स्वाभाविक था एवं आवश्यक भी है। आपस में लोग एक दूसरे से यह कहते हुए सुने जाते हैं कि आज हम सभी को पंछी से प्यार देना चाहिए। इनकी विचारधारा पूर्णतः स्वच्छ एवं निस्वार्थ है। वे अपनों के दुख दर्द में बगैर टीका टिप्पणी के अंतर मन से सम्मिलित होकर के सहयोग एवं दुख प्रकट करते हैं, जिसे कहा जा सकता है कि पंछी भी अपनों का दर्द समझते हैं। यह लघु कथा हमें यह समय शिक्षा प्रदान करती है कि प्रत्येक जीवधारी प्राणी को, जिसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। आप निवेदिता श्रीवास्तव जी की कहानी आम का दाम उनकी आवाज में सुने। मैं बताता हूँ, वहाँ से लीजिए, बड़े ही वाजिब दाम लगाता है और स्वादिष्ट भी रहता है। ठीक है सर, आप बताइए, मैं भी वहीं से लेकर आता हूँ। आम लेकर आने के बाद, सर आप सही बोले, किलो का 130 रुपया बोला, मैंने कम कराकर 100 रुपये किलो लिया। डेली बेचकर ऑफिसर से, सर मैं घर के लिए आम लेकर आता हूँ, फिर बैंक बंद करता हूँ। अरे सुनो, मैं बताता हूँ, वहाँ से आम लेना, बड़ा ही वाजिब रेट लगाता है और स्वादिष्ट भी रहता है। ठीक है सर, डेली वेजर, सर किलो का 130 बोला, कम कराकर 115 में दे दिया। बैंक बंद करके सभी निकले घर के लिए। ऑफिसर आम वाले से, चल अब मेरा वाला रेट लगा। सर आपसे क्या बोलना, आपका तो किलो का 90 ही है, ले जाइए ना। कौन बड़ा, किसकी जेब कितनी भारी, आप तो समझ ही गए। आप ब्रजेंद्रनाथ मिश्र जी से उनकी कहानी सुने, पश्चाताप का ताप उन्हीं की आवाज में। मंच को नमन और आप सभी रचनाकारों की उपस्थिति का नमन अभिनंदन करते हुए मैं ब्रजेंद्रनाथ अपनी लघु कथा सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पश्चाताप का ताप।
यह कहानी अमेरिका की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन सार्वदेशिक और सर्वकालिक कही जा सकती है। इस शहर में मॉल संस्कृति है, परंतु बहुमंजिला मॉल नहीं के बराबर है। हाँ, मॉल जितने क्षेत्र में फैला होता है उससे दुगने अधिक क्षेत्र में वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था है। यहाँ जो भी ग्राहक आते हैं उनके पास एक वाहन अवश्य होता है जिसमें आवश्यकता की खरीदी हुई सारी सामग्रियों को रखकर अपने निर्दिष्ट स्थान तक ले जा सकें। ऐसे ही एक मॉल से सामानों को खरीद कर एक ट्रॉली में भरकर मेरा लड़का बिलिंग काउंटर की पंक्ति में लगा हुआ था। मैं बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसी पंक्ति में उसके पीछे एक बुजुर्ग महिला अपने सामानों से भरी ट्रॉली लिए हुए बिलिंग काउंटर तक पहुंचने की अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। पंक्तिबद्ध होकर सभी धीरे धीरे अपनी ट्रॉली के साथ आगे बढ़ ही रहे थे। मेरे लड़के ने आगे कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से उस बुजुर्ग महिला की ट्रॉली से उसके पैर में हल्का सा स्पर्श हुआ। मेरे लड़के ने पीछे मुड़कर उस महिला को सिर्फ देखा भर था कि उस महिला ने अंग्रेजी में उसे आई एम वेरी वेरी सॉरी कई बार बोली। मेरे लड़के ने इट इज ओके कहा और यह समझते हुए कि बात आई गई हो गई, वह पंक्ति में आगे बढ़ गया। उसने जब अपना बिलिंग करा लिया और आगे बढ़कर वह सारे सामान को ठीक से व्यवस्थित कर लिया, वह बुजुर्ग महिला अपनी ट्रॉली से भरा सामान ले हुए उसकी तरफ आई और उसने मेरे लड़के का हाथ पकड़ लिया। वह आश्चर्यचकित था, अब क्या हो गया इन्हें। वह सोच ही रहा था कि वह महिला अंग्रेजी में बोलने लगी। मैं आपके पीछे पंक्ति में खड़ी थी। उस समय मैं कुछ विचारों में खोई हुई थी कि आपके पाँव को मैंने ट्रॉली से चोट पहुंचाई। मेरी त्रुटि क्षम्य नहीं है, फिर भी आप जब तक माफ नहीं करेंगे मुझे संतोष नहीं होगा। वह उसका हाथ पकड़े रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी आंसुओं से अपनी आत्मग्लानि और अपने पश्चाताप के ताप को स्निग्ध करती रही। मेरे लड़के ने उनसे कहा कि मैं आप दुखी नहीं हूँ, मैंने आपको माफ कर दिया। तब उन्होंने मेरे लड़के का हाथ छोड़ा। शायद अब वह स्वयं को अपराध मुक्त महसूस कर रही थी। बस जितनी सी थी मेरी कहानी। धन्यवाद। आप सरिता सिंह जी की कहानी निरुत्तर उन्हीं की आवाज़ में सुने। मेरी कहानी एनआरसी की पक्ष विपक्ष की बातें हो रही थी बाहर दलान में। छुट्टी में पटना से आए। पटना के हॉस्टल में रहने वाला उत्साही गुमराह युवक जिसे इन प्रकारें गलत चीज करने पर खुले हुए थे। नैतिक का दोस्त था। उत्साह से लपेट वर्तमान सरकार को कोस रहे थे। पूरा देश का माहौल खराब हो चुका। हम लोग कितने भाईचारे के साथ यहाँ बचपन बिताए हैं, अब इस गांव में भी इसका धीरे धीरे असर होने लगेगा। बेचारे कुछ सम्राट बुजुर्ग तक वितर्क कर खिसकने लगे। उनके जाते ही अंदर से कमला की बहू, जो गाँव की पढ़ी लिखी बहू में मानी जाती है, माथे पर आंचल संभाले बाहर आकर बोली, अच्छा मुझे सिर्फ आप लोग बचपन में जो रेहान नाम के मित्र के साथ खेलकर बड़े हुए हैं उसके बारे में जरा बताएं। आप लोगों को मालूम है उनके अब्बा 52 वर्ष की आयु में पिछले साल तीसरी निकाह कर आए हैं। कुल मिलाकर 23 जनों का खरा पूरा परिवार है और हम जैसे शेष नासमझ को हम लोग हमारे लोग के साथ नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है। इस बार निरुत्तर होकर खिसकने की बारी नौ युवकों की थी। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो अवश्य आपको पसंद आया होगा। आप इस तुलसी भवन जमशेदपुर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं तुलसी भवन के इसी कथा मंजरी के कार्यक्रम के अगले भाग में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।